हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और अष्टम भाव में विराजमान हो गए और इस पर शनि की दृष्टि भी है। देखिए, यानी कि द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के स्वामी अष्टम भाव में शनि से पीड़ित हो गए। तो क्या होगा यहाँ? सबसे पहले तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होगी। धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन का संग्रह नहीं हो पाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के धन कोई और ही उपयोग करते हैं। कुटुंब से भी मतभेद रहता है। हालांकि सूर्य भी यहाँ से वापस अपने घर में देख रहे हैं, यानी कि धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु अष्टम भाव में सूर्य 5 अंश के हैं, कमजोर हैं, शनि से पीड़ित हैं, तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, तांबे का कड़ा इत्यादि धारण करें और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। हालांकि शनि 23 अंश के हैं, सूर्य 5 अंश के हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो बहुत ज़्यादा मतलब शनि की दृष्टि का प्रभाव तो नहीं होगा, लेकिन प्रभाव रहेगा जरूर। और ऐसा ना मान लें कि अंश बल में ज़्यादा दूरी है तो प्रभाव नहीं होगा और उपाय करना छोड़ दें। तो उपाय करना बिल्कुल आवश्यक है। अंश बल के विषय में जो बताया जाता है कि कम अंश होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और दूरी होती है तो प्रभाव कम होता है, लेकिन उपाय करना आपको जरूरी है और सूर्य की आराधना करना भी जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप करना विशेष रूप से जरूरी है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में स्वराशि में विराजमान है। देखिए, लग्न में विराजमान है। कर्क लग्न की कुंडली है, इसको स्वामी चंद्रमा है, 19 अंश के हैं, यानी कि अंश बल में भी मजबूत है और स्थान बल में भी मजबूत है। भाई स्वराशि में है तो स्थान बल में मजबूत हो गए, अंश बल में 19 डिग्री के हैं तो अंश बल में मजबूत हो गए। परंतु यहाँ देखिए, राहु भी चंद्रमा के साथ बैठा है और केतु की भी दृष्टि है। तो यहाँ बात वही है, 2 अंश के हैं, 19 अंश के हैं, तो इसका मतलब यहाँ नहीं मानना चाहिए कि प्रभाव नहीं होगा राहु का। प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। चंद्रमा यदि अकेले यहाँ होते तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, लेकिन राहु केतु से पीड़ित होने के कारण उन सभी चीज़ों में परेशानी होती है। मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई तथा परेशानी होती है। तो चंद्रमा तो अंश बल में तो मजबूत है, तो रत्न धारण करना उतना आवश्यक नहीं है, परंतु मंत्र जाप करना, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना, यह सब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और राहु केतु से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में पंचम भाव एवं दसम भाव के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है और यह राजयोग कारक ग्रह होते हैं और मंगल किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। यह बहुत अच्छा योग है। तो मंगल यहाँ विराजमान हो गए, खाली अंश बल में थोड़े कमजोर हैं। तो यहाँ विराजमान हो गए मंगल, तो पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से लग्न में दृष्टि डालेंगे। हालांकि यह उनकी नीच राशि है, नीच राशि में विराजमान होने से ग्रह कमजोर होते हैं, दृष्टि डालने से परेशानी नहीं करते हैं, ये भी बात समझिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती होते हैं और क्रोध भी ऐसे व्यक्ति को आता है। तो मंगल यहाँ मैंने क्या बताया, पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं और क्रोध भी ऐसे व्यक्ति को आता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में स्वराशि में दृष्टि डालने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी होती है और पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं, दिमाग भी बहुत तेज होता है ऐसे व्यक्ति का। तो मंगल यहाँ पर फलादेश में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं और 9 अंश के हैं, तो आप इसका रत्न धारण करवा सकते हैं कि और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। रत्न नहीं भी धारण करवाते हैं तो तांबे का कड़ा इत्यादि धारण करवाएं। मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं। द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और पराक्रम और भाई बहन के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है। एक तरह से जब द्वादश भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो गए तो इसे विपरीत राजयोग भी बोला जाता है।
परंतु यहाँ विराजमान हो जाने से, क्योंकि वैभव से खर्च करने वाले हैं और आयु के घर में बैठे हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि आयु के संबंध में कुछ कमी होती है, परंतु पराक्रम में वृद्धि हो और पराक्रम में और भाई बहन के सुख में भी कमी का योग बनता है। तो यहाँ बुध को अकारक माना जाता है, इसलिए आपको बुध को प्रबल करने की जरूरत नहीं है, ना मंत्र जप करने की जरूरत है। बुध से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना है। इसका रत्न नहीं धारण करना है, मंत्र जाप भी नहीं करना, सिर्फ जो उपाय बताए गए हैं बुध का वही उपाय करना है। गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी त्रिकोण के स्वामी है, प्रबल कारक होते हैं और षष्ठेश होने से अकारक के भी गुण इसमें होते हैं। लेकिन इसमें पंचम भाव में, मतलब त्रिकोण में ही विराजमान है, दूसरे त्रिकोण में। तो यहाँ गुरु विराजमान है और गुरु पर, पहले मैं गुरु का फलादेश बताता हूँ, फिर इस पर दृष्टि का प्रभाव बताऊंगा। तो गुरु यहाँ अकेले विराजमान है, तो अकेले गुरु का क्या फलादेश होगा? विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण आमदनी के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, उच्च पद मिलता है, समाज में भी सम्मान एवं प्रतिष्ठा रहती है। परंतु अब फलादेश तो गुरु का सब अच्छा है, किसी प्रकार की फलादेश की कोई परेशानी नहीं कर रहे, परंतु गुरु 26 अंश के हैं, बिल्कुल अंश बल में कमजोर है। दूसरी बात, पंचम भाव में गुरु को निष्फल माना जाता है और तीसरी बात की राहु की गुरु पर दृष्टि है, यानी गुरु का हमने जितने अच्छे अच्छे फलादेश देखे सारे फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? कि पंचम भाव में गुरु को निष्फल माना जाता है, अंश बल में कमजोर है और राहु की गुरु पर दृष्टि है। तो हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए पुखराज धारण करना अत्यंत आवश्यक है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। आप ये अंश वाला दूरी न देखें, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। कई आदमी सोचते हैं कि इतना ज़्यादा अंतर है तो प्रभाव नहीं रहेगा, प्रभाव रहेगा लेकिन कम रहेगा। तो यहाँ पे गुरु से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए पुखराज धारण करना जरूरी है, क्योंकि गुरु यहाँ पे विराजमान होकर यहाँ दृष्टि डालकर भी अच्छा मतलब फलादेश दे रहे हैं। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में माता, भूमि, भवन एवं आमदनी के स्वामी होते हैं और ये षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। तो षष्ठ भाव में विराजमान हो गया, शुक्र को षष्ठ भाव में निष्फल माना जाता है, यानी कि पूर्ण फल अपना नहीं दे पाते हैं। तो षष्ठ भाव में विराजमान हो जाने से माता, भूमि, भवन, आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परिश्रम का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और यहाँ से शुक्र द्वादश भाव में देख रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, वहाँ से भी लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ शुक्र का आपको मंत्र जाप करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर है और षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल भी माना जाता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो शुक्र का मंत्र जाप करें और लक्ष्मी मंत्र का भी जाप ऐसे व्यक्ति को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, शुक्र के मंत्र के जाप के साथ, ताकि आमदनी का अच्छा योग हो। जब बच्चे बड़े होने लगे तभी से प्रारंभ से ही मंत्र जाप करना सिखा दीजिए, ताकि बड़े होने पर उनको परेशानी ना हो। शनि इस कुंडली में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं, आयु के स्वामी होते हैं और शनि षष्ठ भाव में चले गए। देखिए स्वयं से द्वादश भाव में शनि चले गए, तो यह एक अच्छा योग नहीं है। अब यहाँ और भी महत्वपूर्ण बात देखिए कि विवाह के कारक कौन होते हैं? शुक्र, वह भी षष्ठ भाव में चले गए और पत्नी के जो स्वामी होते हैं, जो विवाह के स्वामी शनि, वह भी षष्ठ भाव में चले गए और स्वयं से द्वादश भी चले गए। तो यह पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। इसको ध्यान से समझें कि शुक्र और शनि दोनों ही षष्ठ भाव में चले गए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शनि तो अकारक है, परंतु आपको यहाँ उसका मंत्र जाप करना है। हालांकि शनि यहाँ सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो उपाय भी करना है, दोनों आपका। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हमें मंत्र जाप भी करना है, उपाय भी करना है, भाई दोनों की हमें आवश्यकता पड़ जाएगी। तो शनि यहाँ पर विराजमान हो गए तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि यहाँ से स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर सूर्य नहीं होते तो स्वास्थ्य एवं आयु में सफलता प्राप्त होती, लेकिन सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी का योग बन जाएगा। इस प्रकार से फलादेश को समझना जरूरी है। अगर कोई ग्रह पर दृष्टि नहीं पीड़ित, अगर किसी ग्रह को नहीं पीड़ित कर रहे हैं उसका फलादेश अलग होगा, पीड़ित करेंगे उसका फलादेश अलग हो जाएगा। यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, खर्च
इत्यादि रहता है तो खर्च तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अपने मित्र राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए फिजूल या फालतू उटपटांग खर्च की संभावना नहीं रहेगी। और यहाँ से शनि तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, शनि का रत्न धारण बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ शनि का मंत्र जाप करना है, चाहे तो साथ में फिर रुद्राक्ष धारण करें। उसके साथ साथ शनि सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं तो इसका दान और उपाय भी करना है, दोनों ही चीज़ें करना है आपको। ऐसा योग बन रहा है कि जिसके कारण ये दोनों उपाय करना पड़ेगा, अन्यथा हमें या तो मंत्र जाप करें या दान उपाय करें, लेकिन यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा यह मैं आपको बार बार बोल के समझा रहा हूँ, तो इसे समझने का प्रयत्न करें। राहु इस कुंडली में लग्न में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है, मतभेद होता है, विवाह में विलंब होता है। और यहाँ से नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। केतु यहाँ विराजमान है तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को यूरिन या मूत्रनाली से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। यहाँ से केतु एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी अच्छी होती है, परंतु लग्न में जब दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है, शरीर पर चोट लगने की संभावना रहती है। देखिए मंगल जो है उग्र ग्रह है, यह भी लग्न पे देख रहे हैं, और केतु में भी मंगल के समान ही गुण होते हैं, यह भी देख रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो होता है उग्र होता है, तो आप उसको प्यार से आप उनसे बातचीत करें, और जब बड़ा हो जाए बच्चे तो ज़्यादा इससे मतलब इस प्रकार आपका व्यवहार करना चाहिए कि विवाद ना हो, और उसे प्यार से समझाना चाहिए, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और राहु केतु के उपाय जो बताए गए हैं वह उपाय करना आपको जरूरी है। और यहाँ से केतु तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देखा। तो यहाँ आप देखिए शनि राहु केतु का आपको रत्न धारण नहीं करना है, इनका दान एवं उपाय करना है, लेकिन उसके साथ सिर्फ शनि का मंत्र जाप करना है, राहु केतु का मंत्र जाप नहीं करना है। बाकी आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं, आप उसे देखकर समझें और चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।